नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य में व्याख्या कैसे लिखी जाए, कैसे बेहतर ढंग से व्याख्या लिखकर उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब चूँकि जैसा कि आप लोग देखेंगे, पुराने पेपर देखेंगे उठा के और वर्तमान के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्याख्या वाला खंड ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब कैसे चुनौतीपूर्ण हो गया? क्यों? पहले क्या होता था, पहले जो व्याख्या आती थी तो व्याख्या की संख्या कम होती थी और उनके अंक अधिक होते थे। पहले एक व्याख्या 20 अंकों की आती थी और अब क्या हुआ है, अब एक व्याख्या 10 अंकों की आने लगी है। और टोटल व्याख्याएं कितनी आती हैं अभी वर्तमान में 5 गद्य की व्याख्याएं आती हैं और 5 काव्य की व्याख्याएं आती हैं। तो कुल मिलाकर 10 व्याख्याएं आती हैं। और कितने मार्क्स का, कितने अंक की होती हैं ये? तो 10 व्याख्याएं हैं, हर व्याख्या 10 अंक की है, तो टोटल 100 अंक का है। अब चूंकि 100 अंक का है व्याख्याखंड, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ना इसकी अवहेलना की जा सकती है कि इसको बाद में देख लेंगे। ये सोचना कि इसको बाद में देख लेंगे, इग्नोर कर देते हैं आप लोग, ये बड़ी समस्या पैदा करता है। क्योंकि 100 मार्क्स कम नहीं होते, 100 मार्क्स बहुत अधिक होते हैं। और कंपटीशन तो एक मार्क्स का, गले काटने वाला कंपटीशन है। सिविल सर्विस में एक मार्क्स में आप कितनी रैंक नीचे चली जाती है, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो गया होगा। इसलिए व्याख्या खंड की अवहेलना एकदम नहीं करनी है, एकदम उसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उस पर ध्यान देना है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी उसकी युक्तियां समझ लेंगे तो बड़े आराम से आप व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। क्योंकि वैसे भी आपको टेस्ट तो पढ़ना ही पड़ता है, किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं जो आपके सिलेबस में है। तो व्याख्या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे ये हम आज समझाते हैं कि व्याख्या कैसे करते हैं, क्या ढंग है व्याख्या करने का, ताकि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि गद्यांश या पद्यांश, व्याख्या दोनों की होती है, गद्यांश की भी होती है और पद्यांश की भी आती है। 5 व्याख्याएं गद्यांश की आती हैं आपके पाठ्यक्रम में और 5 व्याख्याएं पद्यांश की होती हैं। अच्छा, ये दोनों सेकेंड पेपर है जो हिंदी का, हिंदी साहित्य का जो सेकेंड पेपर है, उसमें पहला प्रश्न हो गया और 5वें प्रश्न है। पहला प्रश्न में व्याख्या आती है और प्रश्न नंबर 5वें में आती है। दोनों में 50-50 नंबर की व्याख्या आती है। इसमें आती है पद्य की व्याख्या, काव्य की व्याख्या, इसमें आती है गद्य की व्याख्या। ये आपने पुराने पेपर पलटाए होंगे, देखा ही होगा। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों की व्याख्या करनी होती है। अब हम देखते हैं कैसे व्याख्या लिखें। जब भी व्याख्या लिखते हैं तो उसके आप देखते हैं क्या क्या उसके पोर्शन है, क्या क्या हिस्से हैं व्याख्या के। तो आप पाएंगे संदर्भ सबसे पहले लिखा जाता है, उसमें फिर क्या लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या लिखी जाती है और उसके बाद विशेष लिखा जाता है। विशेष लिखना जरूरी है। आमतौर पर मैंने कई जूनियरों से बात की या जैसे बात करता हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आता विशेष में क्या लिखें और वो छोड़ के चले जाते हैं। वो सिर्फ व्याख्या तक लिखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है समय बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं है, विशेष आप जरूर लिखिए, उसके अलग से मार्क्स होते हैं, विशेष के मार्क्स होते हैं, अंक होते हैं, आप छोड़िएगा नहीं। तो ये 4 हिस्सों में आप देखें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, 4 पोर्शन है, उसके 4 हिस्से हैं। इस तरह से व्याख्या लिया जाता है। पहले प्रथम 20 अंक क्या होती थी एक व्याख्या, अब 10 अंक की आने लगी है। तो अब क्या है, लिखना तो अभी भी कम नहीं है, लिखना तो अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, चूंकि अंक कम हो गए हैं तो कम समय में हमको ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। तो कम समय में जब ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं तो पूरा वाक्य करके आप नहीं लिखेंगे। जैसे विशेष है तो अब शॉर्ट में आप इंकित करते चले जाएंगे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ताकि सारी चीज़ें आप समेट भी सकें उतने कम स्थान में, उतने कम समय में, और जो कहना आप कह ले जाएँ। 20 अंक की आती थी, अब 10 अंक की आने लगी है, लेकिन लिखना सब कुछ लगभग वैसा ही है जैसा कि आप पहले लिखते थे। तो इसमें क्या करते हैं, एक ही युक्ति का प्रयोग तो हम ऐसा करते हैं। अब उसमें जैसे पहले संदर्भ या प्रसंग दोनों अलग लिखा जाता था, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे पास और कम अंक भी कम हो गए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा समय हम व्याख्या को ही दे रहे हैं तो बाकी प्रश्न कहीं ना कहीं हमारा छूटने लगेगा। वो एक समस्या है। पहला प्रश्न ही है व्याख्या क्या, इसमें आपने बहुत ज़्यादा समय दे दिया तो बाकी प्रश्न आपके छूट जाएंगे, वो एक समस्या होगी। अब प्रश्न छोड़ना कहीं से भी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। आपको प्रश्न सारे के सारे हल करने हैं प्रश्न पत्र में। अगर आ रहे हो तो सारे प्रश्न हल करिए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। भले फिर बाकी प्रश्न आप जल्दी जल्दी करने पड़े, लेकिन हल सारे प्रश्न करिए आप। तो अब क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति में संदर्भ और प्रसंग को आप एक साथ लिख सकते हैं। ऐसा भी इस युक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संदर्भ आप लिखिए कैसे,
हेडिंग क्या डालेंगे आप? संदर्भ ऑब्लिक प्रसंग, संदर्भ ऑब्लिक प्रसंग, और संदर्भ और प्रसंग को आप एक साथ लिख डालिए, कोई समस्या नहीं इसमें। इससे क्या होगा? आपका समय बच जाएगा। इसी प्रकार जब विशेष लिखते हैं या काव्य सौंदर्य लिखते हैं, रचना का काव्य सौष्ठव लिखते हैं, उसमें भी आप पॉइंट पॉइंट में लिखते चले जाइए, का हुआ, खा हुआ, ऐसे बिंदु कर करके आप लिखते चले जाइए चीज़ों को, बजाय पूरे वाक्य लिखने के विशेष में आप या काव्य सौंदर्य में आप का खा करके लिखते चले जाइए, आसानी से लिख देंगे। कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी तरह से कह पाएंगे। अभी उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे आगे कैसे करना है वो। तो अभी हमने ये देखा कि चूंकि समय कम है, लिखने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप दो चीज़ों को मिला के लिख सकते हैं, अर्थात संदर्भ और प्रसंग को आप इस तरह से हेडिंग डालते हैं। संदर्भ और प्रसंग को एक साथ भी, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब है कि संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ कैसे लिखा जाए। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें संदर्भ में हम लोग लिखते हैं। संदर्भ मतलब रेफरेंस, कि जो व्याख्या का जो आई है हमारे पास, हमें जिसकी व्याख्या लिखनी है, जिस गद्यांश की या पद्यांश की, जो अवतरण हमारे सामने है वो उसके बारे में लिखना है, कि वो कहाँ से है, क्या है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, उस सब के बारे में लिखना होता है। तो क्या क्या लिखते हैं संदर्भ में, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। संदर्भ में, अच्छा संदर्भ में चूंकि बताया है समय कम है, जगह कम है, तो एक ही करते क्या है, एक ही वाक्य में आप एक ही वाक्य में सारी चीजें लिख दीजिए। पूरा संदर्भ आप कोशिश करिए कि एक या मैक्सिमम अधिकतम 2 वाक्य हो, पर 2 से ज्यादा वाक्य संदर्भ में मत लिखिए। तो एक ही वाक्य में कोशिश करिए कि एक ही वाक्य में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? एक ही वाक्य में, और 2 या 3 पंक्ति, 2 या 3 पंक्ति से ज्यादा संदर्भ आप लोग नहीं लिखिए। ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा समय देंगे तो आपका कहीं ना कहीं से पेपर छूट जाएगा। इसलिए एक ही वाक्य में 2 या 3 लाइनों में लिखें संदर्भ। और क्या क्या लिखें? रचनाकार का नाम, पहली चीज है रचनाकार का नाम लिखाना जरूरी है। उसकी पृष्ठभूमि, वो कैसा रचनाकार है, यथार्थवादी रचनाकार है, मार्क्सवादी रचनाकार है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी है, किस तरह की पृष्ठभूमि है रचनाकार की, वो लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर रचनाकार का नाम, फिर उसकी पृष्ठभूमि तथा रचना का जिक्र। जो रचना है वो क्या है, उपन्यास है, महाकाव्य, क्या है रचना, किस पर लिखी गई है, हल्का सा उसका जिक्र करिए। तो ये तीनों चीजें आपके उसमें आनी चाहिए संदर्भ में। रचनाकार का नाम, किसने लिखी है, रचनाकार की पृष्ठभूमि तथा रचना का जिक्र, ये तीनों चीजें करिए। तीनों चीजें जरूरी हैं, यही संदर्भ में लिखा जाता है, तीनों चीजें लिखी जाती हैं। जैसे उदाहरण नीचे देख लेते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, देखिए उदाहरण। उपरोक्त पंक्तियां छायावादी युग के प्रसिद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नाटककार किससे, जयशंकर प्रसाद। ये आया रचनाकार का नाम, पहली चीज जो थी ये आया रचनाकार का नाम। दूसरी चीज क्या थी, हम लोगों ने क्या देखी थी अभी, पहली चीज क्या देखी थी, रचनाकार का नाम। और क्या क्या लिखना होता था, अभी हमने चर्चा की थी। एक ही वाक्य में रचनाकार का नाम, उसकी पृष्ठभूमि और रचना का जिक्र, तीनों लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह हुआ रचनाकार का नाम, उसकी पृष्ठभूमि, कैसे नाटककार है वो, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नाटककार हैं। तो ये क्या हुआ, रचनाकार की पृष्ठभूमि, कि इस तरह के रचनाकार हैं। तो रचनाकार का नाम, रचनाकार की पृष्ठभूमि और उसके बाद रचना के बारे में। कौन सा रचनाकार नाम क्या है, स्कंदगुप्त नाटक है रचना, और उसका नाम क्या है, स्कंदगुप्त है। तो ये सब चीजें, जो तीनों चीजें आपने देखी कि रचनाकार का नाम, रचनाकार की पृष्ठभूमि और रचना के बारे में, कि रचना क्या है, नाटक है, और इस नाटक का नाम क्या है, उसका रचना का नाम स्कंदगुप्त है, और राष्ट्रवादी नाटक है, रचना का बारे में हो गया। तो इस तीनों चीजें आप देखेंगे कि इसमें आ गई, इस तरह के लिखते हैं। और उदाहरण देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां गद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या गद्यांश, दो में से आप जो चाहे लिखते हैं। अवतरण भी लिख सकते हैं, पंक्तियां भी लिख सकते हैं, गद्यांश भी लिख सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि मान लीजिए 5 व्याख्याएं कर रहे हैं आप, पद देखिए, तो 5 में अलग अलग लिखे हैं। कोशिश ये करिए कि लगातार एक जैसा मत लिखते जाएं कि हर एक में पंक्तियां लिख दें, ऐसा नहीं। एक बार आपने पंक्तियां लिखी तो दूसरे में लिखिए उद्धरण, तीसरे में लिखिए अवतरण, इस तरह से लिखते चले जाते हैं कि 5 में लिखिए पद्य खंड, इस तरह से आप लिखते चले जाएं।
सेम चीज मत दोहराई कि हर एक में ऊपर से नीचे तक पंक्तियां ही लिखते चले जाएं या हर एक में उदाहरण लिखें, ऐसा नहीं। बदल बदल के आप लिखेंगे तो अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता है। बदल बदल के आप लिखेंगे तो पहले में आप पंक्तियां लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां ऐसे ली गई हैं। दूसरे में लिखेंगे आप प्रस्तुत अवतरण ऐसे लिया गया। तीसरे में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश, या चौथे में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड गद्य खंड। इस तरह से अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप चाहे पंक्तियां लिखें चाहे गद्यांश लिखें। तो प्रस्तुत पंक्तियां या गद्यांश उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान से ली गई हैं। तो यहाँ रचनाकार का क्या नाम है? प्रेमचंद, आप देख रहे हैं। रचनाकार की पृष्ठभूमि क्या है? उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद, उपन्यासों में दुनिया में उनका बड़ा नाम है। और रचना के बारे में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, उनका सबसे फेमस सबसे मशहूर उपन्यास है गोदान, उससे ली गई हैं। तो तीनों चीजें आ गई। आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश धूल सूल और फूल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु के सर्वोत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से ली गई हैं। इसमें रचनाकार का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, पहली चीज। दूसरी चीज, रचनाकार की पृष्ठभूमि क्या है? आप देखेंगे धूल सूल और फूल के रचनाकार, अर्थात चूंकि ये देखेंगे आप उपन्यास जब आप पढ़ेंगे उपन्यास में भी वर्णित है, ये क्या दिखा रही है कि वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक रचनाकार हैं। ये लाइन ये दिखा रही है। और उसके बाद रचना के बारे में आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, रचना का नाम क्या हुआ? रचना का नाम हुआ मैला आंचल। और ये कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है और कैसा? आंचलिक। तो रचना के बारे में सारी चीजें आ गई, रचनाकार का नाम भी आ गया और रचनाकार की पृष्ठभूमि भी आ गई, इसलिए ये जरूरी है। ये देखेंगे आप। या एक उदाहरण और देख लीजिए कबीर के बारे में, कि मान लीजिए कबीर का कोई खंड आया, कोई व्याख्या खंड आया, कोई उदाहरण आया कबीर का, कोई पद्यांश आया, तो उसकी व्याख्या के लिए कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए कि उपरोक्त पंक्तियां निर्गुण संत कबीर धारा के शिरोमणि समाज सुधारक संत कबीर द्वारा रचित तथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग को या इनमें से जो है नामक शीर्षक से ली गई हैं। तो तीनों चीजें कैसे हैं देखिए। अब कबीर सबसे पहले क्या देखने हैं? रचनाकार का नाम होना चाहिए। रचनाकार का नाम ये है। रचनाकार के बारे में होना चाहिए। रचनाकार कैसा? ये देखिए, निर्गुण संत कबीर धारा के शिरोमणि समाज सुधारक संत कबीर, ये रचनाकार के बारे में लिखा गया है। और क्या होना चाहिए रचना के बारे में? तो रचना कौन सी है? कबीर ग्रंथावली। और ये कबीर ग्रंथावली किसने संपादित की है? बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कौन सा शीर्षक? उसके भी बहुत सारे शीर्षक में है, तो कई शीर्षकों में विभाजित है रचना। तो जो शीर्षक है आप देखेंगे अपने गुरुदेव को अंग, तो गुरुदेव को अंग से ली गई है। तो इस तरह करके तीन चीजें जो मूल रूप से हैं कि रचनाकार का नाम, रचनाकार के बारे में कि कैसा रचनाकार है, और तीसरा रचना के बारे में। रचना के बारे में मतलब रचना का नाम और वो कैसी रचना है, क्या है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या रचना है, और थोड़ा सा किस टाइप की रचना है, आंचलिक उपन्यास है, ये क्या है, उसके बारे में ये लिखते हैं। तो तीन मुख्य चीजें हैं। ये तीनों चीजें जब भी आप लिखेंगे संदर्भ तो तीनों चीजें आएंगी। ये जितने उदाहरण थे मैंने दे दिए आपको, बहुत सारे उदाहरण और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आकाश, उसी का पेज है ये, उसी को मैंने कॉपी कर लिया उस पेज को, मेरी ही लिखी पुस्तक है और ये आपको निःशुल्क उपलब्ध है। इसी वीडियो में आप नीचे लिंक देखेंगे तो हिंदी साहित्य का आकाश का लिंक जो है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं निःशुल्क रूप में। तो उससे आप ढेर सारे इस तरह के ढेर सारे उदाहरण पढ़ पाएंगे। इससे आप एक माइंड मेकअप हो जाएगा कैसे लिखते हैं ये। तो ये आपकी सुविधा के लिए है, ये किताब लिखी गई है, तो आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा एक बार, ये उसी से लिखा गया है सब। तो ये हुआ कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। अभी हमने चर्चा की इस संदर्भ कैसे लिखा जाए। संदर्भ में मैंने बताया तीन चीजें, वो तीन चीजें आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि ये लिखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास समय कम है, समय बहुत अधिक नहीं है भाई। हर मतलब संदर्भ में 1 मिनट आपने ज़्यादा दे दिया, तो धीरे धीरे करके देखिए 10 व्याख्याएं हैं, कितनी आपके ज़्यादा होंगे। इस तरह मतलब आपने विशेष में 1 मिनट ज़्यादा दे दिएगा तो आपका कहीं ना कहीं से पता चले 2-3 प्रश्न छूट जाएंगे, तो ज़्यादा नुकसान करेंगे आपको। तो आपको कम
समय में एकदम प्रिसाइज वे से व्याख्या लिखनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये शुरुआती प्रश्न होता है, पहला ही प्रश्न होता है व्याख्याखंड पद्य व्याख्या जो आता है दूसरे पेपर में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें ज़्यादा समय दे दें तो आपके बाकी प्रश्न छूटने लगे। इस चीज़ पर गौर करिएगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए बता रहा हूँ कैसे प्रिसाइज तरीके से लिखना है व्याख्या। तो अभी हमने संदर्भ के बारे में चर्चा की, अब हम क्या देखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आप चाहें तो संदर्भ और प्रसंग दोनों एक साथ लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग करके बता रहा हूँ, सबको अलग अलग करके, ताकि डिटेल से अच्छे से समझा सकूँ मैं, इसलिए मैंने अलग अलग करके यहाँ दिखाया है। आप चाहे दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो एक पहले वाक्य में आप संदर्भ लिखें, साथ में जोड़ के दूसरे वाक्य में प्रसंग भी लिख दें, वो आप पर है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रसंग आखिर होता क्या है, प्रसंग लिखने की ट्रिक क्या है, कैसे प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग का मतलब है कि जब रचना में ये पंक्तियां आई, उससे पहले आखिर चल क्या रहा था, क्या जिक्र चल रहा था, क्या वर्णन चल रहा था, उसके बाद ये पंक्तियां आ गई रचना में, जिसकी आपको व्याख्या करनी है। तो प्रसंग लिखने की ट्रिक क्या है? प्रसंग लिखने की सिंपल सी ट्रिक है कि जो पंक्तियां व्याख्या में आई हैं, जिनकी व्याख्या आपको करनी है, उसके पहले का वर्णन, ठीक पहले का वर्णन आप प्रसंग में लिख दीजिए। ये तरीका है कि जो पंक्तियां आई हैं जिस रचना की, उस रचना में इन पंक्तियों से ठीक पहले क्या चल रहा था वो आप लिख दीजिए। हालांकि लिखना एक ही सेंटेंस में है, एक ही वाक्य में लिखना है, क्योंकि आपका ना तो समय है और ना ही स्थान है, इसलिए सिर्फ एक वाक्य में ही आपको प्रसंग लिखना है। इसलिए मैंने आपको सुविधा भी दी, बताया भी कि चाहे तो आप संदर्भ और प्रसंग दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये तरीका, कहीं कहीं पर आपको समस्या आएगी कि मान लीजिएगा दोहा है, कबीर के दोहे हैं या बिहारी का दोहा है, तो दोहा तो मुक्तक है, वो तो स्वतंत्र है, तो उसमें उससे पहले रचना में क्या चल रहा था ये आपको समझ में नहीं आएगा। वैसी परिस्थिति में जबकि कोई मुक्तक का आप वर्णन कर रहे हैं, मुक्तक की व्याख्या कर रहे हैं, किसी दोहे या चौपाई की व्याख्या कर रहे हैं, मान लीजिए रामचरितमानस में तो पता है एक कथा चल रही है, तो वहाँ तो समझ में आ रहा, लेकिन कोई दोहा है या सूरदास का पद है, बिहारी या कबीर का दोहा है, वैसी स्थिति में चूंकि वह मुक्तक है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो उसमें ये समझ में नहीं आएगा आपको कि इससे पहले रचना में क्या चल रहा है, कोई उससे मतलब नहीं है कि पहले क्या चल रहा था। तो वैसी स्थिति में दोहा किस भाव से कहा गया है, किस मानसिकता से कहा गया है, उसका जिक्र प्रसंग में आपको करना होता है, याद रखिएगा। यदि प्रबंध रचना है तो उसमें जो पंक्तियां ली गई हैं हमारे उसमें, तो उसमें उससे पहले क्या चल रहा था उसका जिक्र करना है, चाहे गद्य हो और चाहे काव्य हो, दोनों में। उपन्यास में भी ऐसा ही है कि उपन्यास में जो पंक्तियां आपको दी गई हैं व्याख्या करने के लिए, उससे पहले उपन्यास में क्या चल रहा था उससे ठीक पहले वही लिखना पड़ता है प्रसंग में, ये देखेंगे आप। और प्रसंग एक ही सेंटेंस का होता है, एक ही वाक्य का होगा, एक से ज़्यादा मत लिखिएगा आप। जैसे याद आप समझ दे रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कोई ना कोई प्रश्न आपका छूट रहा है, वो प्रश्न आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बहुत समय मत दीजिएगा। तो प्रसंग में ये देख लेते हैं क्या लिखते हैं प्रसंग में। प्रसंग संदर्भ में भाग कि प्रसंग को भी एक ही वाक्य में लिखना बेहतर है। प्रसंग में जो पंक्तियां व्याख्या के लिए दी गई हैं उसके पहले की घटना या स्थिति का जिक्र करना होता है, अर्थात ये बताना होता है कि रचना में इन पंक्तियों के पहले क्या प्रसंग चल रहा था, उसके बाद ये व्याख्या वाली पंक्तियां आई हैं। तो इस तरह से प्रसंग लिखते हैं। अब जब उदाहरण पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कैसे कैसे है, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि व्याख्या कैसे लिखें। अक्सर क्या गलती होती है व्याख्या में, जो आमतौर पर धारणा है कि व्याख्या का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं, व्याख्या का मतलब लोग समझ लेते हैं कि अनुवाद, कि जो मुश्किल शब्दों में लिखा हुआ है, जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उसका सरल शब्दों में हम लोग अनुवाद कर देना है, सिर्फ ये समझते हैं और ऐसे करते हैं। जो तत्सम वाली पंक्तियां दिखती हैं लोगों को तो उसको सरल हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। एकदम ये चीज़ गांठ बांध लीजिएगा कि वो लोग अनुवाद नहीं कराना चाहते। यूपीएससी आपको अनुवादक की तरह भर्ती में नहीं ले रही है। यूपीएससी को लोक सेवक चाहिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हो, उन्हें अनुवादक नहीं चाहिए। अगर उनको टाइपिस्ट या अनुवादक ही चाहिए होता तो सीधे भर्ती उसी कर लेते। आप लोगों को क्यों बुलाते हो? तो एकदम इसी दिमाग में बैठा लीजिए कि पंक्तियों का अनुवाद नहीं करना है। यूपीएससी अनुवाद कराने के लिए व्याख्या नहीं दे रही है, व्याख्या करने को नहीं बोल रही है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो करना क्या है, पहले उन पंक्तियों को पढ़िए, बहुत समय नहीं रहेगा वहाँ एग्जाम में आपके पास। उन पंक्तियों को पढ़िए, एक बार उसका विश्लेषण करिए मन में, और फिर उसको हटा के अपने शब्दों में व्याख्या लिखनी है। एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए उसको, आप पढ़ेंगे, जैसे 4 लाइन की व्याख्या आती है तो 4 लाइन आप पढ़िए, उसको एक बार मन में सोचिए और फिर उसको किनारे हटके आप अपने हिसाब से व्याख्या लिखिए,
कि इन पंक्तियों में रचनाकार, चाहे वो कवि हो या लेखक हो, रचनाकार आखिर कहना क्या चाहता है। आपको अपने शब्दों में ये चीज़ लिखनी है, आपको अनुवाद नहीं करना है, बल्कि अपने शब्दों में लिखना है कि इन पंक्तियों में रचनाकार का भाव क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसकी विचार दृष्टि क्या है, वो कहना क्या चाहता है, आखिर ये लिखना है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि बहुत बार ये देखने में आता है कि छात्र व्याख्या में आई पंक्तियों को सरल हिंदी अनुवाद भर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी युक्तियुक्त नहीं है, एकदम रैशनलाइज नहीं है। एक सिविल सर्विस के छात्र से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती कि वह व्याख्या में दी गई पंक्तियों का हूबहू अनुवाद कर दे, बल्कि उससे उम्मीद की जाती है कि वह व्याख्या में दी गई पंक्तियों का भाव ग्रहण करे, उसका भाव ग्रहण करे तथा चिंतन मनन करके उस भाव की व्याख्या अपने शब्दों में प्रांजल और स्पष्ट ढंग से करे। सिंपल शब्दों में करनी है, लेकिन अपनी व्याख्या करनी है। आप उसका भाव ग्रहण कर लीजिए, फिर लिखिए अपने शब्दों में, आपको अनुवाद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो व्याख्या आपने देखी। आगे देखते हैं हम लोग कि विशेष कैसे लिखें, ये देखना है। जब भी व्याख्या लिखेंगे आप, तो उसका जो चौथा खंड है वो है विशेष। चाहे आप उसको काव्य व्याख्या है तो काव्यगत सौंदर्य बोला जाता है उसको, तो लिखें भावगत सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य, ऐसा भी बोल दिया जाता है। वो विशेष का हिस्सा ही है कि चाहे भावगत सौंदर्य बोलिए चाहे काव्यगत सौंदर्य बोलिए उसको, तो विशेष में वो लिखा जाता है। इसमें क्या करना होता है विशेष में? इसमें करना यह होता है कि चाहे पद्यांश या गद्यांश जिसकी भी व्याख्या है, वो जो पंक्तियां हैं ऊपर, उसमें संवेदना और शिल्प दोनों के लक्षण को लिखना है। अर्थात उसका ये देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को लिखना है। भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष का मतलब होता है संवेदना से और कला पक्ष का मतलब होता है शिल्प से। तो उसमें जो पंक्तियां जो दी गई हैं आपको, जिनकी व्याख्या करनी है, उनकी संवेदना और शिल्प दोनों के बिंदु लिखने हैं एक तरह से, मोटे मोटे, बहुत डिटेल में नहीं, हल्का हल्का सा कि आपका रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, ऐसे लिखते चले जाना है। भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष आप एक ही लाइन में लिखिए, एक ही लाइन में लिखिए, एक ही वाक्य में लिखिए, छोटा सा वाक्य। बाकी कला पक्ष आपको ज़्यादा यहाँ लिखना होता है एक तरह से, क्योंकि भाव पक्ष आप ऊपर भी व्याख्या में एक तरह से लिख चुके हैं। भाव पक्ष तो आप पहले भी ऊपर लिख चुके हैं व्याख्या में, तो इसलिए यहाँ पर कला पक्ष पे ज़्यादा जोर रहता है। चाहे गद्य हो या काव्य हो, चाहे गद्य का अंश हो चाहे काव्य का अंश हो, दोनों में यहाँ पर शिल्प पक्ष पर यानी कला पक्ष पर ज़्यादा जोर रहता है। उसी की विशेषताओं को यहाँ लिखा जाता है। भाव पक्ष में तो आप प्रासंगिकता लिख सकते हैं या इस समय उसका क्या उपयोग है, उसी भाव से लिख सकते हैं। बाकी आपको कला पक्ष पर ही ज़्यादा जोर रहता है। आप देख लेते हैं कि इसमें विशेष में क्या क्या लिखते हैं, दोनों चीज देखते हैं। यदि व्याख्या की जो पंक्तियां वो क्या पद्यांश है, पद्य खंड है, तब क्या क्या देखेंगे इसमें। यदि पद्यांश है तो क्या देखेंगे, काव्य रूप कौन सा है, जो व्याख्या की पंक्तियां आई हैं कौन सा काव्य रूप है उसमें। प्रबंध है, मुक्तक है, कहाँ से ली गई हैं ये, दोहा होगा मुक्तक है, दोहा रामचरित से लिया गया है, तो वो क्या है प्रबंध काव्य है, उससे पंक्तियां ली गई हैं, वो देखेंगे। आपको गीत है, प्रगीत है, लंबी कविता है, क्या है काव्य रूप, आके उसका आप ये देखेंगे, ये लिखेंगे। क्योंकि सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में रचना है उसी से पूछा जा रहा है, तो आपको तो पहले से पता ही है कि वो रचना क्या है, आखिर पहले से आपको जानकारी है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे आप, रस, छंद, कौन सा रस है इन पंक्तियों में। जैसे अक्सर आप पढ़ेंगे कि कबीर की अगर पंक्तियां हैं तो शांत रस की होंगी, अक्सर आप देखेंगे। बिहारी की पंक्तियां हैं तो आप देखेंगे श्रृंगार रस ही होगा उसमें। नागमती का वियोग वर्णन है तो विरह श्रृंगार होगा। तो मोटे तौर पर वो जैसे ही आप पंक्तियां पढ़ेंगे पता चल जाता है कि किस रस का वर्णन है, तो रस कर सकते हैं। जो आप नई कविता या नया काव्य पढ़ेंगे उसमें आपको रस उतना स्पष्ट नहीं होगा, तो आप चाहे तो वहाँ छोड़ सकते हैं। पुराने आप सूर, कबीर, तुलसी जैसी बिहारी रीतिकाल तक जो पढ़ेंगे कभी आप, उनकी अगर रचनाएं आ रही हैं, उनका व्याख्या आ रही है, तो आपको रस लिख सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। नए वाले में आपको मुश्किल होगी तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, वहाँ स्पष्ट नहीं रहता अपना। उसके बाद देखेंगे छंद, छंद कौन सा है, दोहा है, सूठा, रोला, चौपाई, पद, क्या है आखिर। तो इसमें मोटा मोटा कुछ चीज़ तो आपको पहले से पता रहती हैं। सूरदास ने पद ही लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है, कबीर के दोहे सिलेबस में है, अगर तुलसी आ रहा है तो चौपाई ही आएगी। तो इस तरह से एक मोटा सा अंदाज तो आपको लगता ही है कि ये रचना इस वाले छंद में लिखी गई है, तो उससे आप लिख सकते हैं। वैसे भी मात्रा गिन के या जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको अंदाज लग जाता है कि कौन सा छंद है, उससे पता चल जाता है आपको। तो छंद लिखते हैं आप, कौन सा छंद है। उसके बाद फिर लिखते हैं अलंकार। पंक्तियों में देखना पड़ता है कि अलंकार कौन सा है। आमतौर पर जो आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार देखेंगे, रूपक देखेंगे, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार, इनमें से अक्सर कोई ना कोई आप मिल जाएगा अर्थ अलंकारों में से।
अनुप्रास अलंकार जो शब्द अलंकार में देखेंगे आप अक्सर मिलेगा, अनुप्रास मिलेगा या उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इनमें से कोई ना कोई अक्सर मिल जाता है देखेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो उसमें आप लिख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे बिंब प्रतीक, अक्सर देखेंगे बिंब भी आपको मिल जाएगा। तो बिंब देखिए कैसा बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, चाहे तो वो लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इन पंक्तियों में इस जगह पर ये बिंब उपलब्ध है। जब बिंब लिखिए फिर ऐसे हल्का सा लिख दीजिए 2 शब्दों में, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपको। इस तरह प्रतीक कहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है, तो जैसे राम की शक्ति पूजा है तो आप लिखेंगे राम डैश किसका प्रतीक है नाम, गांधी के, सज्जन पुरुष के, सत्य के, बस ही गांधी कामा सज्जन पुरुष कामा सत्य, इस तरह से आप लिखेंगे। चाहे तो लिख के मैं दिखा देता हूँ किस तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रतीक, प्रतीक में लिखेंगे आप क्या, राम, और राम किसके प्रतीक है, आप देखेंगे इसमें गांधी, सज्जन पुरुष, सत्य। बस इससे आपको सारे में बात लिखती चली जानी है, पूरा वाक्य आपको नहीं लिखना है। और स्वयं निराला के प्रतीक है, ये तो आप कैसे भूल सकते हैं कि राम स्वयं निराला के भी प्रतीक हैं, तो इस तरह आप लिखते। तो सारे बात लिखती चली जानी है, पूरा वाक्य आपको नहीं लिखना। पूरा वाक्य लिखेंगे जगह जगह घेरेगा, समय ज़्यादा लेगा आपका, तो समय आपके पास कम है, आपको पता ही है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा वाक्य नहीं लिखना, वैसे सारे में लिखते चले जाना। तो प्रतीक आप देखेंगे, उपमान योजना देखेंगे, तो उपमान योजना से ही अलंकार निकलते हैं, तो वही अलंकार है। उपमान योजना में बहुत अंतर नहीं है, उपमान योजना का ही एक तरह से आप देखेंगे अलंकार हिस्सा है, उसी से अलंकार निकलते हैं। नाद सौंदर्य आप देखेंगे अगर मौजूद है उसमें देखिए कैसी गीता है, संगीतात्मकता कैसी है, राग कैसे हैं, तब बता सकते हैं। छायावाद में आपको खूब मिलेगा इससे नाद सुंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पड़ता है। अगर व्याख्या क्या है, पद्यांश सही देखेंगे आप, पंक्तियों की वर्तमान से, उसके बाद क्या लिखेंगे आप व्याख्या विशेष में, जो व्याख्या का विशेष खंड लिख रहे हैं, और क्या लिखेंगे पंक्तियों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता का वर्णन करेंगे आप। पंक्तियों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, उसका प्रासंगिकता लिख दीजिए बहुत हल्का सा कि वर्तमान में ऐसा देखा गया है। और इसमें क्योंकि बहुत आपको सोचना नहीं है, आप बड़ी आसानी से प्रासंगिकता लिख सकते हैं पंक्तियों की, तो लिख दीजिए, अच्छा माना जाता है। और क्या देखते हैं, अन्य कवियों से तुलना देखते हैं, अन्य कवियों से तुलना कर सकते हैं कि जैसा तुलसी की इसमें वर्णित है वैसा बिहारी ने भी लिखा है, वैसा कबीर ने भी लिखा है, वैसा सूर ने भी लिखा है, तो वो आप तुलना कर सकते हैं कि इसे चाहे सगुण के बारे में है, तो जिस तरह से तुलसी ने सगुण के बारे में लिखा है वैसे दिखा दीजिए कि सूर ने भी लिखा, वैसे वर्णन किया है। तो हल्का सा आप, लेकिन बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखिए, ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत छोटे छोटे इशारे में लिखते चले जाना है आपको। अब लाइन भी लिखना, उदाहरण के रूप में कोटेशन भी लिखना है तो बस एक लाइन लिखिए, डट डट करके छोड़ दीजिए, बस एक लाइन से काम चल जाएगा आपको, बहुत समय नहीं देना। तो हमने क्या क्या देखा अभी विशेष में लिखने के लिए कि पद्यांश में चूंकि ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए पद्यांश की बात हो रही है। पद्यांश अगर व्याख्या क्या लिखना है, देखना है काव्य रूप कैसा है, मुक्तक है, प्रबंध है, गीत है, प्रगीत है, लंबी कविता है, क्या है आप लोग, फिर रस कौन सा है उसमें, छंद कौन सा है, अलंकार क्या है, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, नाद सौंदर्य क्या है, और हल्के हल्के से इशारे में ये सब चीज़ें लिखनी है। कोई भी चीज़ पूरे वाक्य में नहीं लिखनी है, ये याद रखिएगा। पूरे वाक्य में आप लिखेंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, पंक्तियों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है वो लिखते हैं, और फिर तीसरे में क्या लिखते हैं, अन्य कवियों से तुलना, ये कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देखिए समय कम है आपके पास, जल्दी में आप लिख रहे हैं बहुत, बाद में अगर ये प्रश्न हल कर रहे हैं तो आप फिर ये लिखिए, अगर लगेगा कि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ये छोड़ सकते हैं, ये जरूर लिख दीजिएगा, जिससे उससे आपका काम चल जाएगा, वो जरूरी है लिखना। तो यहाँ तक आप देखें, अगर ये व्याख्या गद्य के बाद जाए पद्य है तब क्या करेंगे आप, गद्य के बाद पद्यांश है अगर व्याख्या, तो ये वाली चीज़ बदलेगी, जो का वाला पोर्शन, आ वाला पोर्शन है ये बदल जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या क्या आप देखेंगे गद्य में, क्या देखते हैं कि भाषा शैली कैसी है उसकी, क्या देखते हैं हम लोग कि भाषा शैली कैसी है उसकी, और क्या देखेंगे सूत्र भाषा का प्रयोग किया गया कि नहीं गया, ये देखेंगे आपकी भाषा शैली कैसी है, सूत्र भाषा का प्रयोग किया कैसे किया गया, वो सब देखेंगे। इस तरह की चीजें आप देखते हैं। बाकी ये वाली चीजें कि पंक्तियों में प्रासंगिकता ये सेम रहती है, गद्य में भी लिखते हैं और काव्य में भी लिखते हैं। इस तरह अन्य कवियों की बजाय फिर आप कवियों से तुलना भी कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि गोदान में ऐसा लिखा गया है, दिव्या में ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर कवियों की बजाय किसी भी रचनाकार से आप तुलना कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। गद्य में आप कवि से तुलना भी कर सकते हैं और लेखक से तुलना भी कर सकते हैं, दोनों से तुलना आप कर सकते हैं।
तो ये चीज़ गद्य में बस ये बदल जाएगा कि इसी जगह जहाँ आप ये देख रहे हैं वहाँ भाषा देखेंगे कैसी है, तद्भव तत्सम देशज विदेशज किस तरह से ज़्यादा, शैली कैसी है, विचारात्मक है, भावात्मक है, प्रश्नवाचक है, तो ये देखेंगे किस तरह से शैली है, ये उपलब्ध है, ये देखेंगे आप। सूत्र भाषा का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है, ये आप गद्य में ये सब चीज़ें आप देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया, ये सब चीज़ें आप गद्य में देखते हैं। अभी जो उदाहरण देखेंगे हम, जो गद्यांश के उदाहरण है, उसमें आपको अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं जरा। उदाहरण देखना इसलिए जरूरी है कि जो मैंने अभी तक बोला वो आपको दिखे कि इसको इस तरह से करना है और कैसे कम शब्दों में लिखना है, ये भी दिखे आपको, क्योंकि यहाँ पर शब्द सीमा बहुत आवश्यक है, वो समय ज़्यादा लेती है, शब्दों से ज़्यादा समय आपका चला जाएगा, वो आपके लिए हानिकारक है, ये देखेंगे आप। तो इसलिए एक बार ये देखना जरूरी है कैसे कैसे जो भी बातें मैंने बोली उसको कैसे लागू करना है, उसको अमल में कैसे लाना है, ये जरूरी है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखिए, जाका गुरु भी अंधला, चेला नेरा है अंध, वो अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। एक दोहा ये हुआ। दूसरा दोहा क्या है, ना गुरु मिल्या न शिष भया, लालच खेला दाम, और दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाम। दूसरा दोहा ये है, पहला दोहा ये है, दूसरा दोहा ये है। आप जान रहे हैं किसका दोहा है, कबीर का दोहा है। तो उत्तर में आप कैसे लिखेंगे, देखिए उत्तर में संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश, ये चूंकि क्या है, ये है पद्यांश, पद्यांश लिखेंगे आप, गद्यांश नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण लिखेंगे आप। तो प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत क्या लिखेंगे आप, उदाहरण लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत उदाहरण, अब जो चाहे आपकी मर्जी है लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत उदाहरण निर्गुण संत धारा के शिरोमणि कवि कबीर द्वारा रचित तथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अवतरण इससे अवतरित है। तो आपकी तीनों चीजें हो गई संदर्भ में। नाम हो गया रचनाकार का, पहली चीज रचनाकार के विषय में क्या है, निर्गुण संत धारा के शिरोमणि कवि हैं कबीर, ये हो गया इसके बारे में। और तीसरी चीज क्या हो गई, जो कौन सी रचना उनका, कबीर ग्रंथावली। ये रचनाकार का नाम हुआ, ये रचनाकार के बारे में हुआ, और ये हुई रचना कबीर ग्रंथावली। तीनों चीजें यहाँ पर आ गई, आप देखिए तीनों चीज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये शीर्षक है, जिस शीर्षक से है कबीर ग्रंथावली की, कौन से शीर्षक से, कबीर ग्रंथावली के इस टॉपिक से, गुरुदेव के अंग, इस शीर्षक से लिया गया है। तो यहाँ पर संदर्भ आपका पूरा हो गया। देखिए क्या एक ही वाक्य में संदर्भ लिखा गया है, 2 लाइन में 2 पंक्तियों में और एक ही वाक्य में संदर्भ लिखा गया है, याद रखिएगा। प्रसंग कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों में प्रसंग क्या है, चूंकि मैंने बताया ये रचना प्रबंध नहीं है, प्रबंध में होता है तो उससे पहले क्या चल रहा था, इन पंक्तियों के पहले क्या चल रहा था हम उसका जिक्र करते हैं। चूंकि ये रचना क्या है, प्रबंध नहीं है, रचना है मुक्तक। तो यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे कि इसमें क्या किस चीज़ का वर्णन है, क्या चीज़ दिखाई गई है, उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए इन पंक्तियों में योगी गुरु के अभाव में आने वाली समस्याओं को बताया गया है। ये देखिए योगी गुरु के अभाव में किस तरह समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बस एक लाइन में आपको प्रसंग लिखना है, बस उससे ज़्यादा टाइम या जगह नहीं देनी है। अब देखते हैं व्याख्या कैसे होगी इसकी। पहला दोहा देखिए, जाका गुरु भी अंधला, चेरा निरा है अंध, और अंधे अंधा ठेलिया, दुनिया को परंत। 2 दोहे हैं तो एक एक करके व्याख्या कर देते हैं। पहले दोहे में कबीर कहते हैं कि जिसका गुरु स्वयं ही काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जैसी वासनागत प्रवृत्तियों में लिप्त होकर अंधा हो। तो अंधे का क्या मतलब, अंधा का मतलब भौतिक अंधा थोड़ी ना है, फिजिकली थोड़ी ना अंधा है। अंधा किस कारण से है, क्योंकि वह इन सब में लिप्त है। स्वयं ही काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जैसी वासनागत प्रवृत्तियों से लिप्त होकर अंधा हो, उसको गुरु मानने वाला चेला तो पहले से ही इन प्रवृत्तियों में लिप्त होकर अंधा होगा। भाई जब वो देख रहा है कि गुरु उसका ऐसा है, जब उसको गुरु माना, जो व्यक्ति ऐसा है, भाई चेला पहले से देख रहा है कि फला व्यक्ति ऐसा है, पहले से वासना में अंधा है, तो उसको अगर गुरु मान रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चेला पहले से ही अंधा होगा, चेला पहले से ही इन प्रवृत्तियों में लिप्त होगा, तब तो उस व्यक्ति को गुरु मान रहा है। वरना कैसे ऐसे व्यक्ति गुरु मान सकता था, वो पहले ही इन प्रवृत्तियों में लिप्त होकर अंधा होगा। ऐसे में
दोनों ही अंधे गुरु चेले इस सांसारिक माया रूपी कुएं में गिर पड़ते हैं और उनका भवसागर से मुक्ति का सपना सपना ही रह जाता है। ये देखिए, जाका गुरु भी अंधला चेला निरा है अंध, और अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूपरंत, दोनों किस में गिर पड़ते हैं? ये देखिए, भवसागर के मुक्ति का सपना लिए माया रूपी कुएं में दोनों गिर पड़ते हैं। तो इसकी व्याख्या है इस तरह से। तो ये देखा आपने कि व्याख्या में ये नहीं कि हुबहू उसका अनुवाद कर देना है, बल्कि उसको पहले आप भाव ग्रहण करिए, फिर अपने शब्दों में उसको लिखिए। यहाँ पर देखा। दूसरा आप दो हैं, पहले दो आपने देख लिया, दूसरा दुआ देखिए। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेल लिया दाम, और दूनियों बूढ़े धार में चली पाथर की नाव। व्याख्या देखिए इसकी। दूसरे दो में कबीर क्या कहते हैं कि जब गुरु वास्तव में सदगुरु ना होकर पाखंडी व्यक्ति हो, दिखावे के लिए वो उसने गुरु बना हो, दिखावा क्या, ताकि वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके, मठाधीश बन कर सके, वैसी स्थिति में क्या होगा? कबीर कहते हैं कि जब गुरु वास्तव में सदगुरु ना होकर पाखंडी व्यक्ति हो, और शिष्य भी निष्ठावान ना होकर दुनिया में अपना प्रभाव जमाने के लिए शिष्य बन रहा हो। शिष्य क्यों उस व्यक्ति का शिष्य बन रहा है? क्योंकि दिखाना चाहता है कि मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूँ, इसका इतना बड़ा साम्राज्य है, ये दिखाने के लिए शिष्य उस गुरु का शिष्य बन रहा है। वो वास्तव में इस भवसागर से मुक्ति के लिए नहीं गुरु ढूंढ रहा, बल्कि दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं फला गुरु का शिष्य हूँ, इस करने के लिए वो शिष्य बन रहा है उसका। तब क्या होगा? ऐसे में दोनों एक दूसरे से अत्यधिक लाभ पाने की आकांक्षा में दांव पे जमाते हैं। भाई शिष्य चाहता है कि उस गुरु से फायदा उठा ले, और गुरु चाहता है शिष्य जितना फायदा उठा सके उठा ले। और फायदा कैसे? भौतिक संसाधन वाला फायदा। और अंत में इस सांसारिक भवसागर में लालच रूपी पत्थर की नाव में चढ़कर दोनों मझधार में ही डूब जाते हैं, दोनों ही मझधार में डूब जाते हैं। उसके देखिए, ना गुरु मिलिया न शिष्य भया, लालच खेला दांव, और दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। पत्थर की नाव में, लालच रूपी पत्थर की नाव में चढ़ के दोनों ही डूब जाते हैं। तो देखा आपने, तो हुबहू आपने क्या देखा कि हुबहू अनुवाद नहीं कर देना है, उसको पढ़ना है और अपने ढंग से व्याख्या करनी है, उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। तो ये क्यों हुई व्याख्या? आप देख लेते हैं विशेष कैसे लिखते हैं। विशेष लिखना अपने आप में एक चुनौती होती है। देखिए ऐसे विशेष लिखते हैं, जैसे काम में लिखा आपने रस, ऐसे इशारे से आपको लिखते जाना है, इशारे से ही आपको लिखते जाना है। रस क्या है? शांत रस है। यहाँ छंद क्या है? दोहा है। बिंब क्या है? नाव और कुआं के जरिए सटीक बिंब की उपस्थिति है, उससे क्या होती है, चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती हैं। ये सब अमूर्त चीज़ें थी, वासना और ये सब जो थी, भाई लालच अमूर्त चीज़ है, लेकिन जिस तरह से नाव दिखाई गई, नाव क्या मूर्त है, उससे दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि लालच के बल पर किस तरह से लोग भवसागर में डूब जाएंगे, जैसे पत्थर की नाव डूब जाती है, तो बिंब दिखाया गया है, उससे दिमाग में चीजें आसानी से बैठ जाती हैं। तो ये हुआ रस, छंद, बिंब, ये सब हो गया। प्रतीक क्या है? पत्थर की नाव प्रतीक है, लालच और पानी की धारा, ये सब प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पत्थर की नाव, लालच और पानी की धारा सांसारिक माया का प्रतीक है। तो इस तरह लिखना है, बस हल्का हल्का से लिखते चले जाना। भाषा कैसी है? तत्भाव युक्त जन भाषा है। भाषा कैसी है? जन भाषा है, तद्भव युक्त है, तत्संयुक्त नहीं है, बल्कि तद्भव युक्त भाषा है। तो ऐसे हल्के हल्के से बस आप टिक मार के चले जाएं। प्रासंगिकता जैसे लिखते हैं इसकी, वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था भी मूल्यों के बजाय धनार्जन पर ज्यादा दे रही है जोर। तो वर्तमान में भी बजाय वास्तविक के रूप में सदगुरु न होकर लोग क्या व्यवसायिक प्रवृत्ति में उलझ गए हैं और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं विद्या से, ये आप देखेंगे। तो ये प्रासंगिकता, इस तरह से प्रासंगिकता लिखी है। तो यहाँ पर देखा हमने ये दोनों चीजें लिख दी। मैंने बोला था तीसरी चीज एक तुलना करना है। अगर आपका समय हो तो तुलना लिखिए, नहीं समय हो तो तुलना मत लिखिए, छोड़ दीजिएगा वहाँ पर, इसमें जैसे तुलना नहीं लिखी गई है। आगे देखते हैं, दूसरा समझ लेते हैं। ये मैंने अलग अलग ढंग से व्याख्या ली है। जैसे ये क्या है ना, पुराने जो कवि हैं उनकी व्याख्या है। अब देख लेते हैं एक नए जो कवि हैं, नए कवि की व्याख्या। देखिए ब्रह्मराक्षस की व्याख्या, ये व्याख्या थोड़ा मुश्किल मानी जाती है, इस वजह से मैंने चुनी है। ये देखिए ताकि आप लोगों को मैं बेहतर ढंग से समझा सकूं। ये ब्रह्मराक्षस क्या है, पंक्तियां हैं। इसके आवे भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल पति को मैं निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। तो इसमें ब्रह्मराक्षस का जिक्र है कि किस तरह समाज से वो कटा रहा और किस तरह से मर गया। वो उसकी जो देन थी, जो उसके पास ज्ञान था, जो पूंजी थी ज्ञान की, वह बाकी समाज नहीं ले सका, उसी का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसके कैसे व्याख्या करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम व्याख्या में? सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या क्या लिखते हैं? संदर्भ में 3 चीजें लिखते हैं। पहले ही बात की, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्या देखते हैं, जो कवि का नाम है, रचनाकार का नाम है, वो
उसके बाद क्या लिखेंगे, रचना, उसके बारे में रचनाकार के बारे में। तो कैसे रचनाकार है, मार्क्सवाद को मूल्यों के स्तर पर धारण करने वाले प्रगतिवादी कवि है ये मुक्तिबोध। उसके बाद तीसरा नंबर क्या होता है, देखते हैं रचना कौन सी है, ब्रह्म राक्षस है और क्या है, कविता है। तो तीनों चीजें आ गई यहाँ पर, और एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में पूरा संदर्भ लिखा हुआ है। आपको भी एक ही वाक्य में लिखना है संदर्भ, याद रखिएगा, ताकि आपका समय बच सके। बहुत महत्वपूर्ण है समय बचाना। तो एक ही वाक्य में पूरा संदर्भ लिखा हुआ है और तीनों चीजें एक ही वाक्य में आ गई हैं, ये देखिएगा। ऐसे ही लिखना है आपको। अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है, मैंने बोला ही कि प्रसंग में देखते हैं कि जो पंक्तियां ली गई हैं उससे पहले क्या जिक्र चल रहा था, क्या वर्णन चल रहा था, उसी के बारे में लिखते हैं। यहाँ देखिए, इन पंक्तियों में ब्रह्म राक्षस के मन का अंतर्द्वंद तथा उसकी समाज से विलग्नता का वर्णन है। पूरी कविता में ये दिखाया गया है कैसे ब्रह्म राक्षस इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि क्या वो समाज से कटा हुआ है, वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसका जो योगदान है वो समाज को मिल ही नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर प्रसंग में इसी चीज़ों का जिक्र है कि किस तरह से वो अंतर्बंध है उसके अंदर, जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है, वही तो इसकी विषय वस्तु है इस कविता की। तो अंतर्बंध है और उसकी समाज से विलग्नता, समाज से वो अलग है, इसी का वर्णन है। तो एक ही पंक्ति में, एक पंक्ति में बहुत ज़्यादा दो पंक्ति में, लेकिन एक ही सेंटेंस में आपको प्रसंग भी लिखना है। प्रसंग भी एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में खत्म करना है। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। व्याख्या देखते हैं इन पंक्तियों की। तो पंक्ति एक बार देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा कि पिस गया वह बाहरी, पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजिडी है। नीचे पाठ क्या है, मन के हिस्से हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। उसी का देखिए बना हूबहू। आपको ऐसा नहीं कि इसका अनुवाद कर देना है, ऐसा नहीं। इसका अनुवाद करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, आप खुद सोच के देखिए, या सीधे सीधे उठा के अनुवाद कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इसका भाव ग्रहण करना और लिखना, कैसे लिखना ये देखिए। ये कवि फैंटेसी के माध्यम से मन के अंदर प्रवेश करके वर्णन कर रहा है। भाई जब दो पाठ है तो वो मन के अंदर के हिस्से है ना, मन के दो हिस्से कि विश्वचेतस और आत्मचेतस, वो बाहर चक्की पाठ थोड़ी ना है, वो मन के पाठ है, मन के हिस्से हैं। तो यहाँ पर क्या है, फैंटेसी के माध्यम से। आपने पढ़ा ही होगा शिल्प, फैंटेसी शिल्प है जो मुक्तिबोध के काव्य में मिलता है। फैंटेसी शिल्प एक नए तरीके का शिल्प है, उसी का वर्णन है। उसी के तहत कवि क्या कर रहा है, मन में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर उसका वर्णन करना जरूरी है, यहाँ पर इसका वर्णन करना जरूरी है कि फैंटेसी के माध्यम से, ये फैंटेसी शिल्प है, इसके माध्यम से, ये क्या है, फैंटेसी शिल्प है, इसके माध्यम से मन के अंदर प्रवेश करके वर्णन कर रहा है। कवि क्या कर रहा है कि ब्रह्म राक्षस अपने मन के दो पाटों विश्वचेतस व आत्मचेतस के बीच पिसकर मर गया, क्योंकि मन के दोनों हिस्से अपनी अपनी बात कर रहे थे और उन्हीं के बीच में वह अंतर्द्वंद में फंस गया था। यही एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अर्थात ब्रह्म राक्षस के जीवन की त्रासदी है। ये लिखना जरूरी है, लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अर्थात ब्रह्म राक्षस के जीवन की त्रासदी है। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है, एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का ही प्रतीक है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की तरह ब्रह्म राक्षस बावड़ी में बैठकर किस तरह बड़ी बड़ी ज्ञानपूर्ण और वैचारिक बातें कहता रह गया तथा कोठरी के अंदर बैठकर स्वयं को ज्यामितीय रूप से विस्तृत बनाने का गणित करता रह गया और मर गया। अर्थात वह समाज से कटकर अकेले में अपने सारे ज्ञान और विद्वता का प्रदर्शन करता रहा, इसलिए वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका। यही तो मतलब हुआ कि कोठरी में अपना गणित करता रहा और मर गया। उसके ज्ञान और विद्वता का लाभ समाज नहीं उठा सका। बस यही चीज़ लिखनी है आपको, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी व्याख्या, या बहुत लंबी लिख दें, उससे आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इस ब्रह्म राक्षस कविता का जो पद्यांश है उसका विशेष देख लेते हैं कि विशेष कैसे लिखते हैं। विशेष को ही क्या बोला जाता है, विशेष को ही काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य भी बोल दिया जाता है। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, आप जानते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। इसी को आप काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं, काव्य सौंदर्य भी इसी को लिख सकते हैं। फिर देख लेते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बोला क्या क्या देख सकते हैं। अगर पुराने कवि हैं तो आप रस और छंद देखते हैं, नए कवियों में ऐसा देखना मुश्किल होगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा रस लिखे हैं। और छंद, चूंकि नए जितने कवि हैं आप देखेंगे सबने क्या, अधिकांश ने मुक्त छंद लिखे हैं। अधिकांश ने क्या लिखा है, अधिकांश ने मुक्त छंद लिखा, ये देखेंगे आप।
तो इसलिए आपको छंद ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुक्त छंद लिखे हैं कवियों ने। हालांकि ये देख सकते हैं आप काव्य रूप उनका, कि लंबी कविता है या कैसा है, ये लंबी कविता का ये हिस्सा है, किसका हिस्सा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे असाध्य वीणा क्या है, लंबी कविता है। ये ब्रह्म राक्षस भी क्या है, लंबी कविता है। या राम की शक्ति पूजा क्या है, लंबी कविता, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि इसका काव्य रूप क्या है, ये ब्रह्म राक्षस लंबी कविता है, उसी से ये लिया गया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखते हैं और क्या, प्रतीक, इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे पाठ है इसमें, आप देखेंगे ना, फंस गया वह बाहरी और भीतरी दो कठिन पाटों के बीच, तो पाठ किसके प्रतीक है, मन के हिस्से के प्रतीक है। और कोठरी, इसमें ये कोठरी किसका प्रतीक है, कोठरी समाज से विलगता का प्रतीक है। तो आप लिखेंगे कि प्रतीक पाठ किसका, मन का हिस्सा का प्रतीक है, कोठरी समाज से विलगता का प्रतीक है। अब देखते हैं भाषा शैली इसकी कैसी है, भाषा कैसी है इसकी। भाषा में देखेंगे आप तद्भव, तत्सम और विदेश, तीनों तरह के शब्द आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, तीनों ही तरह के शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, देख लेते हैं एक बार। इसमें आप देखेंगे इसकी अधिकांश शब्द क्या, तद्भव है। और ये ट्रेजिडी, ये कैसा शब्द है, ट्रेजिडी विदेशा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये देखिए कोठरी या ये सब क्या है, तद्भव शब्द है, आप देखेंगे। तो इस तरह से तद्भव, तत्सम और विदेशा सभी तरह के शब्द आपको मिलेंगे, सभी तरह के शब्दों की स्वीकृति है। और क्या, शिल्प एक विशेष चीज जो ब्रह्म मुक्तिबोध के यहाँ पर है, और ब्रह्म राक्षस में भी है, ब्रह्म राक्षस में बड़ी स्पष्ट रूप से दिखती है। वो क्या है, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग। कैसे फैंटेसी शिल्प है, कभी क्या मन में प्रवेश कर रहा है, कभी मन में प्रवेश कर रहा है, उसकी बात सब डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सारा वर्णन दे रहा है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, फैंटेसी शिल्प हो जाएगा। यहाँ पर शिल्प कैसा है, फैंटेसी है। तो ये एक विशेष चीज है, इसको भूलिएगा मत, इसको जरूर लिखिए। अगर मुक्तिबोध पर आप लिख रहे हैं तो इस तरह की चीजें भूलने की नहीं होती, इस तरह की चीजों का वर्णन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विशेष चीज है, एक अलग से चीज है, स्पेशल चीज है ये ब्रह्म राक्षस की। तो फैंटेसी शिल्प का प्रयोग आप जरूर लिखें, ये सब चीजें भूलने की नहीं होती। लय चूंकि तुक नहीं है, लेकिन क्या है, लय विद्यमान है। लय विद्यमान होने के कारण ही आप जो नई कविताएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। जिनमें लय विद्यमान है, तुक विद्यमान नहीं है। तो इस तरह आप लिख देंगे। और प्रासंगिकता लिखते हैं। इसके बाद प्रासंगिकता में क्या लिखेंगे कि जैसे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की समाज से कटकर एसी रूम में ज्ञान की बातें करने की ये सच्चाई आज भी हम लोग देख सकते हैं। अभी भी आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े भाषण करते हैं आपस में, जब पार्टी होगी तो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, लेकिन जब लागू करने वाली बात होती है, अमल करने वाली बात होती है, तो वहां पर ये लोग पीछे हट जाते हैं, वहाँ पर ये लोग पीछे। इसीलिए मार्क्सवाद में आप देखेंगे, मार्क्सवाद में क्या बोला गया है, मार्क्स ने बोला भी था कि प्रैक्टिस की अवधारणा इसको कहते हैं, कि दार्शनिकों और विचारकों ने सिर्फ दुनिया को देखा है और हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बदल देंगे, इसीलिए बोला था। तो यहाँ पर आप प्रासंगिकता में ये चीज़ लिख सकते हैं। वर्तमान में अब अपनी तरफ से कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं कि अक्सर ये देखा गया कि जो आंदोलन भी चलते हैं तो उसमें मध्यम वर्ग शामिल नहीं होता, जिस तरह से उसको नेतृत्व करना चाहिए आंदोलनों का या भागीदारी करनी चाहिए, वैसा वो सम्मिलित नहीं होता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे प्रकृति से संबंधित, जिस तरह से प्रकृति का शोषण किया जाता, खदान या अन्य तरह से विस्थापन से संबंधित, जहाँ की मध्यम वर्ग को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बहुत सारी जिसमें बुरी तरह से अपराध संलिप्त होता है, सामाजिक अपराध संलिप्त होता है, वहाँ पर मध्यम वर्ग को आवाज़ उठाना चाहिए। किस तरह से, शिष्ट नागरिक की तरह से, नागरिक समाज की भूमिका उनको निभानी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। तो वो सब वर्णन आप लिख सकते हैं। इस तरह से नागरिक समाज की भूमिका नहीं निभाता, सिविल सोसाइटी की भूमिका मध्यम वर्ग नहीं निभाता है, तो वहाँ पर इसकी प्रासंगिकता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ी, दो व्याख्याएं पढ़ी, एक पुराने कवि की पढ़ ली हमने पद्य की व्याख्या, एक पद्य की व्याख्या नए कवि की पढ़ ली। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं गद्य की व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो दूसरा पेपर है उसमें जो पहला प्रश्न है वो होता है पद्यांश का, यानी पद्य की व्याख्या का, और जो पांचवा प्रश्न होता है वो होता है गद्य की व्याख्या का। और दोनों ही व्याख्याएं, दोनों में 5-5 व्याख्याएं होती हैं, दोनों ही व्याख्याएं आपको करनी होती हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने पद्य की व्याख्या समझी, अब हम लोग जरा
गद्य की व्याख्या समझ लेते हैं। मैंने ऊपर भी हल्का सा इशारा किया था, जब मैंने पद्यांश वाला बोला था तो उसमें अंतर के लिए मैंने हल्का सा इशारा किया था कि अगर गद्यांश की व्याख्या होती तो पद्यांश की जगह पर ऐसा ऐसा ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं, विस्तृत रूप में देख लेते हैं कि गद्यांश की व्याख्या में आखिर देखते क्या क्या है हम लोग। तो देखिए, जब विशेष लिखेंगे बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी भाई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या तक तो चाहे गद्य की हो चाहे व्याख्या पद्य की हो वही नियम लागू होते हैं, वही फार्मूले लागू होते हैं। लेकिन विशेष लिखने में दोनों में फर्क आ जाता है कि जब पद्यांश होगा तो उसका विशेष अलग ढंग से लिखते हैं, और जब गद्यांश होगा तो उसका विशेष यानी उसका सौंदर्य अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे देख लेते हैं, यदि व्याख्या पद्यांश है तब क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, देखते हैं। तब उसमें लिखते हैं क्या है, रचना में वर्णित विचार दृष्टि, जो लेखक की विचार दृष्टि क्या है, विचारधारा क्या है, दर्शन क्या है, किसके तहत वो पंक्तियां आई हैं, क्या बोलना चाहता है लेखक, उसके बारे में वर्णन करते हैं हम। या उसके बाद क्या देखते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या देखें, शब्द चयन कैसा है, भाषा कैसी है, तद्भव तत्सम देशर विदेशर, किस तरह के शब्द ज़्यादा है, कैसी भाषा है, शैली कैसी है। जैसे शैली इतनी तरह की होती हैं, वर्णात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, भावात्मक और भी होती हैं, लेकिन मुख्य यही है। मुख्य तौर पर यही 4 शैली है, इसके में से कोई ना कोई होगी, आप देखें उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि इस शैली का प्रयोग किया गया है। गद्यांश में ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, क्योंकि काव्य में आपके पास लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत रस छंद अलंकार बिंब प्रतीक उपमान योजना वो सब है, लेकिन गद्य में लिखने के लिए आपके पास चीज़ें कम है। इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि शब्द चयन सबसे पहले किस तरह से शब्द ज़्यादा है, किस तरह की भाषा है, तद्भव तत्सम देशज। दूसरे आप देखना पड़ेगा कि, और इसमें भी आप देखेंगे कि अगर ऐतिहासिक वातावरण लिए हुए रचना है, जैसे कि दिव्या हो गई या स्कंदगुप्त हो गई या आषाढ़ का एक दिन हो गई, उसमें क्या होगा, तत्सम शब्द ज़्यादा होंगे, तत्सम बहुला होगी भाषा, ये आप देखेंगे। शैली भी आप देखेंगे किस तरह की, वर्णात्मक है, विचारात्मक है, कथात्मक है, भावात्मक है, वो समझ में आ जाती है कि किस तरह की है। सूत्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, जो लाइनें आई हैं उसमें कहीं है क्या, ये देख लीजिएगा। अंतर पाठ्यता है कि नहीं है, जैसे आप महिला चल पड़ेंगे खूब मिलेगी अंतर पाठ्यता। मुहावरे लोकोक्तियाँ, उनका प्रयोग तो नहीं आया है जो गद्यांश दिया गया है। ये नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य आमतौर पर ये काव्य की चीज़ है, गद्य में नहीं आती, लेकिन फिर भी कहेंगे काव्यात्मकता मिल जाती है, गद्य में मिल जाती है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे। लेकिन नाद सौंदर्य किसकी चीज़ है, ये गद्य की नहीं काव्य की चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखेंगे गद्य में भी काव्यात्मकता दिखेगी। जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर रचनाएं हैं गद्य की, तो उसमें भी आपको काव्यात्मकता हल्की हल्की दिखेगी, या आषाढ़ का एक दिन में भी कि अब काव्यात्मकता आपको हल्की सी दिखाई पड़ेगी, वो दिखती है, तो आप जिक्र कर सकते हैं कि हाँ इसमें काव्यात्मकता है, इन पंक्तियों में मौजूद है। इसमें बिंब या प्रतीकों का ज़्यादा प्रयोग होता है, बिंब और प्रतीक किसके लक्षण माने गए हैं, काव्य के माने गए हैं, तो उन सबका प्रतीक ज़्यादा होगा तो आपको समझ में आएगी काव्यात्मकता मौजूद है, तो देख सकते हैं। वरना नाद सौंदर्य उसका पद्य का लक्षण है, पद्यांश का लक्षण है। उसके अलावा क्या लिखेंगे आप इसमें, पंक्तियों की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, जो गद्यांश दिया गया है या जो गद्य की पंक्तियां दी गई हैं उनकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता ये लिखिएगा। ये लिखना इसलिए भी इसमें जरूरी है क्योंकि चीज़ें कम है आपके पास लिखने के लिए, तो आप गद्य में जरूर लिखिएगा। और अन्य लेखकों से या अन्य रचनाकारों से, लेखक से ज़्यादा जरूरी है रचनाकार, चाहे वो कवि हो या लेखक हो, दोनों से आप तुलना कर सकते हैं कि इसी बात को दिनकर ने ऐसा बोला है, इसी बात को आप बोल सकते हैं तुलसी ने ऐसा बोला है, तो ये आप तुलना कर सकते हैं। अब हम लोग एक गद्यांश का एक उदाहरण देख लेते हैं और उससे स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि कैसे कैसे गद्यांश की व्याख्या हम लोगों को करनी है। चलिए देख लेते हैं। मैं फिर कार्य शुरू करूँगा, यही इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। तो आप देखेंगे कि किस रचना से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये है महिला आंचल से लिया गया है। अब कब का जिक्र है इसमें, ये अंत रचना के अंत का जिक्र है। इसमें जो डॉक्टर प्रशांत है वो संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प करता है। जब वह डॉक्टर प्रशांत को क्या किया जाता है, नक्सलाइट के संदेह में उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, संदेह में
बाद में जब पूरी जांच होती है पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है, डॉक्टर प्रशांत है, उनका कोई दोष नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। वो लौट के आते हैं। उसके बाद का जिक्र है ये कि किस तरह से वह गाँव के दुख दर्द को देखकर किस तरह से दृढ़ संकल्पित होते हैं कि मैं गाँव में रहकर ही साधना करूँगा, गाँव में रहकर ही मैं इन लोगों को जो ग्रामवासी हैं दुख दर्द इनके जीवन में भरा हुआ कैसे उसको दूर करूँगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, उसी का जिक्र है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम, इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या संदर्भ में क्या लिखते हैं, 3 चीजें लिखते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ये तो दोनों में वैसे ही है, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता, विशेष में अंतर आ जाता है। इसी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। तो हम फिर संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में क्या देखना है, 3 चीजें देखनी है। रचनाकार का नाम होना चाहिए, रचनाकार के बारे में होना चाहिए और रचना के बारे में होना चाहिए, और एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश समाजवादी विचारधारा के लेखक और प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार रेणु, ये रचनाकार का नाम होगा। रचनाकार के बारे में समाजवादी विचारधारा के लेखक हैं और कैसे हैं, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो रेणु के बारे में आ गया। अब रचना के बारे में, रचना का नाम क्या है, मैलांचल। और क्या है रचना, आंचलिक उपन्यास है, सर्वोत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास है। तो सारी चीजें आ गई, तीनों चीजें आ गई ना। तो प्रस्तुत गद्यांश समाजवादी विचारधारा के लेखक तथा प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार रेणु के सर्वोत्कृष्ट उपन्यास मैलांचल से लिया गया है। तो संदर्भ हो गया, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आपने संदर्भ लिख लिया। अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में जैसा मैंने बताया कि ये जो पंक्तियां आई हैं उससे ठीक पहले क्या जिक्र चल रहा है उसी का वर्णन रहता है। तो देखिए इसमें, इन पंक्ति में क्या है, डॉक्टर प्रशांत को गांव की समाज सेवा का संकल्प लेते हुए दिखाया गया है। गांव, इसमें क्या दिखाया गया कि गांव की कैसे, किस तरह से वो संकल्प लेते हैं और क्या संकल्प लेते हैं, वो तो ये पंक्तियां हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, संकल्प ले रहा है, कौन ले रहा है, डॉक्टर प्रशांत संकल्प ले रहा है कि मैं यही गांव में रहकर ही गांव की सेवा करूंगा, मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं बल्कि यहीं रहूंगा और यहीं पर रहकर गांव की सेवा करूंगा। ये संकल्प लिया डॉक्टर प्रशांत ने। उसके बाद की पंक्तियां हैं कि क्या संकल्प लिया उसने आखिर, उसके बाद की पंक्तियां हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रसंग हुआ आपका, क्योंकि इसमें वर्णन था कि क्या हो रहा, घटना क्या चल रही है, क्या चल रहा था आखिर। उसके बाद ये पंक्तियां आई हैं। तो डॉक्टर प्रशांत संकल्प ले रहे हैं और क्या संकल्प ले रहे हैं वह इन पंक्तियों में दिखाया गया है। अब क्या आएगा, इसके बाद आएगा व्याख्या आएगी। तो व्याख्या जैसे मैंने बताया कि व्याख्या का मतलब ये नहीं कि आप उठा के अनुवाद कर दें उसका, बल्कि उसको समझें, उस पैराग्राफ को, उसका मनन करें और अपने भाव में, अपने शब्दों में उसको लिखें। देखिए, डॉक्टर प्रशांत कहता है कि मैं इसी गांव में रहकर कार्य करूंगा। क्या करना, कार्य करना है। वहां पे क्या है, जैसे मैं प्यार की खेती करूंगा, तो ये क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षणा के शब्दों में, लाक्षणिकता के शब्दों में बात हो रही है। प्यार की खेती, प्यार कोई अनाज गेहूं चावल थोड़ी ना कि प्यार की खेती होगी, लेकिन लक्षणा के शब्दों में बात हो रही है। हमको क्या लिखना है, हमको उसका भाव समझकर अपने शब्दों में लिखना है। मैं गांव में रहकर कार्य करूंगा तथा लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव पैदा करूंगा। कष्ट और समस्याओं के कारण दुखियों और शोषितों के आंसुओं से नम इस दुनिया को प्रेम और सौहार्द का संदेश दूंगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि आंसुओं से भीगी धरती पर, वो क्या लक्षणा शब्द का प्रयोग है, इसलिए वैसा दिया हुआ है क्या वास्तव में, ये है, कष्ट और समस्याओं के कारण दुखियों और शोषितों के आंसुओं से नम इस दुनिया को प्रेम और सौहार्द का संदेश दूंगा। मैं गांव में रहने वाली भारत माता की संतानों के लिए तपस्या करूंगा। वहां क्या दिया हुआ है, भारत माता के मैले आंचल तले। इसका क्या मतलब है, ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। इसमें तो एक तरह मानवीकरण कर दिया गया है हमारे देश का, हमारी धरती का। तो वो है, वो भी लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है, आप देखेंगे। लेकिन हमें लिखना क्या है, हम जो सरल शब्दों में लिखना है उसी चीज को। तो कैसे लिखेंगे हम, मैं गांव में रहने वाली भारत माता की संतानों के लिए तपस्या करूंगा, ताकि इनमें से कम कुछ लोगों के लिए ही सही उनके दुख दूर करके उनके चेहरे पर हंसी लौटा सकूं, हंसी ला सकूं, जिससे इस गरीब और लाचार जनता के हृदय में आशा और विश्वास कायम हो सके। तो ये क्या, उसी भाव को, उसके भाव को पकड़ के, पैराग्राफ के भाव को पकड़ के, गद्यांश के भाव को पकड़ के हमने सरल शब्दों में बताया है कि लेखक, उपन्यासकार आखिर कहना क्या चाहता है इन पंक्तियों में, क्या उसका भाव है, उसका मतलब क्या है, क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्याख्या हो गई।
अब क्या लिखें हम, अब देखेंगे इसका विशेष। गद्यांश का विशेष क्या है, जो जो समझाया था वो सारी चीजें आएंगी कि कैसे कैसे क्या लिखते हैं। देखिए भाषा क्या है, साधारण हिंदी है। आप देखेंगे भाषा साधारण हिंदी है। शैली कैसी है, विचारात्मक है, क्योंकि गंभीर बात हो रही है, वैचारिक बात हो रही है कि क्या करना चाहता है, संकल्प ले रहा है, अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहा है डॉक्टर प्रशांत। दूसरा जी कैसी होगी, विचारात्मक होगी। शब्द शक्ति क्या है, ये देखिए लक्षण शब्द शक्ति होगी। जैसे प्यार की खेती, आंसू से भीगी धरती, इन सब में क्या है, लाक्षणिकता का प्रयोग है। सीधे सीधे आप मतलब नहीं निकाल सकते, प्यार की खेती का सीधे मतलब नहीं निकलेगा, शाब्दिक मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि इसका भाव करना पड़ता है, तो लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है, ये देखेंगे आप। और क्या देखते हैं, फिर देखेंगे प्रासंगिकता। भाई अगली चीज यही है, प्रासंगिकता है कि कैसे कैसे प्रासंगिक है जो पढ़ा है। हमें वर्तमान में भी डॉक्टर प्रशांत के जैसे संकल्पवान नौजवानों की जरूरत है। आज भी, आज के दिन भी ऐसे ही नौजवान तो चाहिए जो सिर्फ अपनी सुख सुविधा का ध्यान न रखें, अपनी सुख सुविधा का ख्याल न रखें, बल्कि जनता के लिए, देश के लिए समर्पण भाव रखते हों। हमें इसी तरह के नौजवानों की ही तो ज़रूरत है। तो ये लिखा गया है कि हमें डॉक्टर प्रशांत जैसे नौजवानों की ज़रूरत और भी ज़्यादा है वर्तमान में। और देखते हैं तीसरे में क्या करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं अन्य रचनाकार से। यहाँ देखिए तुलना की गई है कि दिनकर ने भी इसी भाव को इस तरह व्यक्त किया है। कैसे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के किरण बरसाता चल। तो वहाँ पर बोला गया ना कि मैं प्रेम प्यार की खेती करूँगा, आंसुओं से भीगी धरती पर प्रेम के पौधे लहलहाएंगे। उसी बात को दिनकर ने भी इन शब्दों में इस तरह से कहा है। तो उसका वर्णन यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो इस तरह से हो गई तुलना हो गई। तो गद्दार की व्याख्या कैसी करनी है वो सब हम लिखते हैं, किस तरह से व्याख्या करनी है। यहीं पर अगर बहुत ज़्यादा तत्सम बहुल भाषा होती है तो हम वैसे लिखते हैं, लेकिन भाषा कैसी है, आम बोलचाल की साधारण हिंदी भाषा है, इसलिए हमने लिखा भाषा कैसी, साधारण। शैली क्या है, विचारात्मक शैली है। और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है। तो यहाँ पर ये व्याख्या हम लोगों ने देख ली। अब हम एक व्याख्या और देख लेते हैं। अभी ये व्याख्या किसकी थी, मैलांचल की थी। अब हम ये देख लेते हैं व्याख्या जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल था, उनकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या करते हैं हम। तो व्याख्या में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है संदर्भ। संदर्भ में क्या है, 3 चीजें होती हैं, जानते हैं आप। रचनाकार का नाम, रचनाकार के बारे में और रचना के बारे में, तीनों चीजें देखिए आपको मिलेंगी। प्रस्तुत पंक्तियां, निबंधकार एवं आलोचक। प्रस्तुत में प्रख्यात, यह है प्रख्यात। प्रस्तुत पंक्तियां प्रख्यात निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। ये किस निबंध से, ये आपने पढ़ाई होगा, आपके सिलेबस में है। श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, एक तो आ गया रचनाकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रचनाकार का नाम हुआ। और रचनाकार के बारे में क्या है, वो प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं, ये आ गया। और तीसरी चीज आ गई, रचना कौन सी है, श्रद्धा और भक्ति, ये निबंध है, इस निबंध से लिया गया है। श्रद्धा और भक्ति निबंध है, उससे ली गई है। तो ये तीनों चीजें आपने देख ली, तीनों चीजें आ गई। और देखिए एक ही वाक्य में पूरा संदर्भ लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं क्या प्रसंग है। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में वही लिखा जाता है कि जो रचना है उसमें इन पंक्तियों के पहले क्या जिक्र हो रहा था, क्या चल रहा था। तो देखिए इन पंक्तियों में लेखक श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से भक्ति की परिभाषा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या, भाई श्रद्धा की पहले परिभाषा दी गई थी रचना में, फिर भक्ति की परिभाषा दी गई थी। तो वही चल रहा है कि इन पंक्तियों से पहले भक्ति की चर्चा हो रही है, तो भक्ति का निचोड़ रूप में जो परिभाषा दे रहा है यहाँ पर लेखक, तो उसी का जिक्र है कि क्या कर रहा है लेखक। अब इस पंक्तियों में भक्ति के बारे में बताएगा लेखक, भक्ति के बारे में निचोड़ बताएगा, कैसे सूत्र भाषा में भक्ति की क्या परिभाषा होती है उसको बताएगा। तो उसके बाद तो देखिए कि इसमें इन लाइनों में भक्ति की परिभाषा ही दी गई है। तो वही यहाँ पर जिक्र है कि क्या चलने वाला, क्या होने वाला है इन पंक्तियों में। तो उसी के बारे में चर्चा है कि इन पंक्तियों में अब भक्ति की परिभाषा दी जाएगी, भक्ति के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए अब व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेखक का कहना, अच्छा देखिए इसकी भाषा थोड़ा कठिन है, मुश्किल है,
थोड़ा सा तत्सम बाहुल्य भाषा मुश्किल है, तो आपको ऐसा ना करें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, क्या गड़बड़ी करते हैं कि इसी का अनुवाद कर देते हैं उठा के, ऐसा नहीं करना है। देखिए, लेखक का कहना है कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा दोनों के ही गुणधर्म उपस्थित होते हैं। उसका सार लिखिए, उसमें क्या कवि, क्या रचनाकार या क्या लेखक कहना चाहता है, वो सार लिखना होता, ना कि उसका अनुवाद करना होता। देखिए, लेखक का कहना है कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा दोनों के ही गुणधर्म उपस्थित होते हैं, अर्थात जब आराध्य के प्रति श्रद्धा वाले भाव में प्रेम का समीपता वाला भाव भी जुड़ जाए, तब भक्ति की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा वाले भाव में प्रेम का समीपता वाला भाव भी जुड़ जाए। आराध्य के प्रति श्रद्धा तो है ही है, लेकिन भक्त जब ये चाहने लगे कि मुझे समीपता भी चाहिए अपने भगवान से, तब वहां पर क्या होगा, तब भक्ति की उत्पत्ति होती है। अर्थात भक्ति में व्यक्ति अपने आराध्य के साथ समीपता का भी अनुभव करना चाहता है। हालांकि भक्ति में प्रेम की तरह एकांत की आवश्यकता नहीं होती, वह श्रद्धा की तरह सामुदायिक हो सकती है। भक्ति में प्रेम की तरह एकांतिक भाव नहीं है, वो तो सामुदायिक भाव है, सामूहिक भाव है। भक्ति में भक्त प्रेम की भांति अपने और आराध्य के बीच किसी भी मध्यस्थ की उपस्थिति नहीं चाहता। प्रेम में, भक्ति में इस प्रकार हम ये क्या प्रेम की भांति, जैसे प्रेम में होता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, मेरे बीच और प्रेमी या प्रेमिका के बीच कोई तीसरा ना है, वो अन्य व्यक्ति नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम दोनों के बीच में और कोई न रहे। इस तरह भक्त भी चाहता है कि उसके और भगवान के बीच में अन्य कोई ना आए। तो ये क्या प्रेम का गुण है जो भक्ति में उपस्थित है। भाई भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों के गुण उपस्थित हैं, तो ये प्रेम का गुण है। भक्ति में भक्त प्रेम की भांति अपने और आराध्य के बीच किसी अन्य मध्यस्थ की उपस्थिति नहीं चाहता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा दोनों के कुछ कुछ गुण सम्मिलित हैं। तो इसका मूल सार हुआ जो हमने देखा था, ये देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो उसका मतलब यही है कि दोनों के गुण सम्मिलित हैं, इसलिए बोला गया श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों को साक्षात्कार की वासना हो, वासना मतलब आकांक्षा, इच्छा, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव मिलना चाहिए। तो उसी के बारे में लिखा गया है, ये देखिए। अच्छा, व्याख्या बहुत बड़ी भी नहीं लिखनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि समय आपके पास कम रहता है, 10 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब बहुत बड़ी लिख देंगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा प्रश्न आपका छूट जाएगा, जो ज़्यादा नुकसानदायक होगा आपके लिए। अब देखते हैं इसका विशेष। अब ये गद्यांश, गद्यांश में जो चीज़ देखते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं गद्यांश में, हम लोग गद्यांश में देखते हैं कि भाषा शैली कैसी है। आइए देखते हैं। तो भाषा कैसी है, यहाँ आप देखिए तत्सम युक्त भाषा है। भाषा कैसी है, तत्सम युक्त भाषा है। शैली कैसी है, विचारात्मक है। शैली कैसी है, विचारात्मक शैली है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि विचारों की श्रृंखला है, उसमें विचार ही तो दिए गए हैं। तो शैली कैसी होगी, विचारात्मक है। कोई भावनापूर्ण दृश्य का वर्णन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ क्या शैली विचारात्मक है। और क्या, गद्यांश में जो और विशेष चीज है उसको जरूर लिखते हैं। गद्यांश में विचारों की गुण गुंफित श्रृंखला मौजूद है। विचारों की क्या है, गुण गुंफित श्रृंखला मौजूद है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, एक के बाद एक बिल्कुल कसे हुए सूत्र भाषा की तरह विचार उपस्थित हैं इसमें, इन पंक्तियों में। ये देखेंगे। आगे देखते हैं प्रासंगिकता, जो दूसरी बिंदु है, दूसरा हम देखते हैं। इस प्रकार की सच्ची भक्ति, प्रेम एवं श्रद्धा प्रशंसनीय है एवं अनुकरणीय है। आज के ज़माने में श्रद्धा भी क्या हो गई है, भक्ति भी क्या हो गई है, व्यवसाय की वस्तु हो गई है। लोग भगवान से भी लेन देन की बात करते हैं, जबकि सच्ची श्रद्धा या सच्ची भक्ति नहीं देखने को मिलती। तो जिस भक्ति की चर्चा वहाँ पर हो रही है, वो भक्ति सच में अनुकरणीय है, सच में अनुकरणीय है वो भक्ति। और देखते हैं, मैंने बोला इसके अलावा क्या करते हैं गद्यांश में, तुलना भी देख लेते हैं। क्योंकि लिखने के बाद हमारे पास काव्य की तरह उतनी चीज़ें नहीं होती हैं, काव्य की अपेक्षा कम चीज़ें होती हैं। कोशिश करते हैं हम कि तुलना भी लिख दें। जैसे तुलना देखिए, इसी प्रकार की भक्ति की चर्चा करते हुए तुलसी ने लिखा है, तुलसी तुलना कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो तुलसी से हमने क्या की, तुलना कर दी। तो तीनों चीज़ें हो गई, देख ली। भाषा शैली या और कुछ उसमें गद्यांश में क्या विशेष चीज़ है वो देख लेते हैं हम लोग। फिर दूसरा देखते हैं प्रासंगिकता, इसकी शब्द शक्ति भी देखते हैं। जैसे वो उसमें देखा था शब्द शक्ति दिख रही थी, लाक्षणिकता तब मैं लिखी। यहाँ कुछ ऐसे विशिष्ट नहीं शब्द शक्ति दिख रही, तो इसलिए हमने छोड़ दी। तीसरे देखते हैं तुलना।
तुलना जहाँ तक संभव अगर आपको याद हो तो आप तुलना लिख दें, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, लेकिन तुलना लिख दें, अच्छा माना जाता है। कम से कम आपको देखिएगा विशेष में आपका कुछ लिखा हुआ है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा दिखता है, इसलिए देखते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका व्याख्या वाला उत्तर है बहुत बड़ा ना हो जाए, समय के अंदर ही खत्म करना होता है। समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। समय आप कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लिख लें, बाकी छोड़ दें तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए व्याख्या लिखते समय ये याद रखिएगा कि समय सीमा के अंदर ही आप लिखें, समय से बाहर ना जा पाए। ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि बाकी प्रश्न छूट जाए। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी मैंने दिखाई आपको व्याख्या लिख के, उस सब की सब आपको 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, 150 शब्दों के आसपास ही मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 150 शब्द से ज़्यादा की व्याख्या आपको लिखनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे आप शब्द सीमा बढ़ाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं पेपर छूट जाएगा। इसलिए बहुत लंबी व्याख्या नहीं लिखनी है, आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने आपको बताया कि कैसे हमको व्याख्या लिखनी है, कैसे व्याख्या वाले प्रश्नों को हल करना है। फिर मैंने बताया पद्यांश वाली व्याख्या अगर तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक चेक लिस्ट आप बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, वरना एक आप एग्जाम में व्याख्या लिखने पहुंचेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपके दिमाग में चेक लिस्ट बनी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए चेक लिस्ट कि ये लिखना है हमको, उससे बड़ी सुविधा रहती है, बड़ी आसानी रहती है, ये याद रखिएगा। तो आपने पद्यांश की देखी व्याख्या, क्या क्या उसमें चेक लिस्ट है, गद्यांश की व्याख्या में क्या क्या चेक लिस्ट है वो देखी, संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, और विशेष या काव्यगत सौंदर्य या विशेष कैसे लिखते हैं ये देखा, उसकी चेकलिस्ट भी देखी। और उदाहरण से भी मैंने समझाया कैसे 150 शब्दों में आप व्याख्या लिख सकते हैं, कैसे लिखने हैं, ये सब बताया। ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने उदाहरण दिए आपको, 4 उदाहरण दिए थे, 2 गद्य के, गद्यांश के और 2 पद्यांश के। अब ज़्यादा उदाहरण पढ़ना चाहे तो मैंने बताया भी कि जो मेरी बुक है हिंदी साहित्य का आकाश, जो इसी वीडियो के नीचे लिंक में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। उसमें ढेर सारी व्याख्याएं दी हुई हैं, गद्यांशों की भी पद्यांशों की भी, तो आपको और समझ में आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह हमने व्याख्या के बारे में चर्चा कर ली। अब हम आज का टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।